हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जो कि आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो एक्चुअली क्या है कि आपके सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, मतलब आपके एग्जाम में नहीं आता वो, और ना ही नीट और जेई के सिलेबस में आता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो चैप्टर है इट इज़ अ बेसिक चैप्टर। ठीक है। बेसिक चैप्टर का मतलब क्या है, मतलब कि ये चैप्टर जो है आपको कंप्लीट फिजिक्स के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपको जानकारी देगा कि कैसे आपको फिजिक्स को पढ़ना है, फिजिक्स में कौन कौन सा कंटेंट है, क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से रिलेटेड थ्योरी है, कौन कौन से लॉज हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। जनरली हम बात करें, जब आप 10th क्लास में थे तो आपने देखा था कि आपके पास एक साइंस की एक पतली सी बुक थी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीन अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया हुआ था। लेकिन उसमें भी बहुत सारे आपको चैप्टर नहीं रहे होंगे, दो दो तीन तीन चैप्टर रहे होंगे। यहाँ पर कंप्लीटली हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के बारे में, और फिजिक्स के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, और फिजिक्स में जो क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपका एक जनरली एक रिलेशन, मतलब बिहेवियर कैसा करने वाला है सब्जेक्ट, वो सारी जानकारी इस चैप्टर में आपको मिलेगी। ठीक है। तो आइए बात करते हैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसको हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से। ठीक है। इनिशियल लेवल क्या है, आपने बचपन में एक साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि साइंस एक लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टू नो। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है साइंस इज अ लैटिन वर्ड और इसका मतलब होता है नॉलेज अबाउट एनीथिंग। ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं, क्या साइंस की डेफिनेशन अकेली यही है कि द नॉलेज अबाउट एनीथिंग या टू नो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी भी चीज की जो जानकारी है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैटर में होनी चाहिए और सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। तो जनरली हम डेफिनेशन की बात करें तो क्या डेफिनेशन है, द सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ऑफ एनीथिंग इज नोन एज साइंस। ठीक है। साइंस क्या है, किसी भी चीज के बारे में जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है, दैट इज कॉल्ड साइंस। ठीक है। जनरली हम बात कर लें कि सपोज करिए आपके दादाजी ने आपको बोला कि भाई जब आपके सामने से बिल्ली रास्ता काट जाए तो घर से मतलब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है। या घर में आप निकले और एकदम से छींक हो जाए तो आप घर से बाहर ना निकले, ऐसा बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए आप। तो ये साइंस नहीं है, ये एक मिथ है। मतलब ये एक ऐसी मिथ है जिसको हम साइंस नहीं कह सकते कि भाई इसके पीछे कुछ नॉलेज होगा या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारी होगी, नहीं है ना। तो जनरली हम इसको मिथ बोलेंगे, ना कि साइंस। ठीक है। तो किसी भी चीज का जो सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होता है उसे हम साइंस कह सकते हैं, ना कि मिथ्स को। ठीक है। यदि हम बात करें साइंस के टाइप्स के बारे में तो साइंस के जो है दो टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस। दो टाइप्स हैं, एक होता है नेचुरल साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस। ठीक है। जो नेचुरल साइंस है उसे हम बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस, और दूसरा होता है फिजिकल साइंस। ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जूलॉजी एंड बॉटनी, और फिजिकल साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। ठीक है। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस के बारे में। बायोलॉजिकल साइंस क्या है, जनरली जब भी हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना के बारे में बात करते हैं, नेचुरल फिनोमेना मतलब प्रकृति में जो भी नेचुरल चीजें हैं, जैसे मैं, इंसान जो हम लोग हैं, ठीक है, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरल चीजें हैं। और इनमें भी मतलब वैसे तो हवा भी है, पानी भी, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें भी हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे, उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि सांस लेते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहां डेफिनेशन में नॉर्मली लिखा हुआ है क्या, द साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा साइंस जो किससे डील करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है, ह्यूमन, एनिमल्स, छोटे छोटे जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीजें। ठीक है। तो जनरली हम यहाँ भी दो टॉपिक, दो डिफरेंट चीजों के बारे में बात करते हैं, ऐसे फिनोमिनास या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल फिर सकते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो चल फिर नहीं सकते। जैसे हम बात करें इंसान और जानवरों के बारे में, ये चल फिर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसको एक अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, और दूसरा हमने देखा है जो चल फिर नहीं सकते, ठीक है, उनको एक अलग सिस्टम में रखा गया है। तो यहाँ पर हम बायोलॉजिकल साइंस में दो सिस्टम की बात करते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी हम बात यदि करें तो वो रिलेट करता है किन किन से, इंसानों और जानवरों से, क्योंकि हम चल फिर सकते हैं। ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है वो है बॉटनी। बॉटनी साइंस जो होता है, बॉटनी बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम बात करते हैं किसके बारे में, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि चल फिर नहीं सकते, लाइक पेड़ पौधे,
और जितनी भी बेल पत्रियां, फूल, पत्ते, जो भी चीजें हैं होती हैं जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होते हैं जो, लेकिन चल फिर नहीं सकते, ठीक है। तो बॉटनी एंड जूलॉजी, ये दो साइंस हैं जो बायोलॉजिकल साइंस के अंदर आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल साइंस मतलब सारे ऐसे फिनोमिना जो हमारे आसपास डेली लाइफ में होते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को छोड़ दिया जाए तो वो भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि फिजिकल साइंस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो फिजिकल साइंस को हम बात कर लें तो दो अलग अलग पार्ट हैं उसके, एक होता है केमिस्ट्री, एक होता है फिजिक्स, ठीक है। केमिस्ट्री क्या है, जनरली जब भी हम किसी पार्टिकल के बिहेवियर के बात करते हैं, सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, मतलब हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने डेफिनेशन क्या लिखी, इट इज द स्टडी ऑफ एवरी सब्सटेंस अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, चेंजेस एंड इट्स बिहेवियर, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री। मतलब जब भी हम कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, पार्टिकल के, सब्सटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, उसके चेंजेस के बारे में बात करेंगे, बिहेवियर के बारे में बात करेंगे, तो वो केमिस्ट्री होता है, ठीक है। जैसे आपने कुछ केमिकल कंपाउंड्स पढ़े हैं, उनके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, उनके एटम्स के बारे में पढ़ा, किस तरह से आपने उसका मॉडल देखा है ना, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, एक पार्टिकल जब दूसरे पार्टिकल के साथ कैसा बिहेव करता है ना, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा। मतलब जनरली हम उसके बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। तो जनरली फिजिक्स क्या है, अब यदि मैं फिजिक्स के बारे में बताना चाहूँ तो लगभग हर चीज फिजिक्स है। जैसे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप जो चीजें आपके आसपास देखते हैं, आपका सुबह से उठकर चलना, आपका ब्रश करना, आपका खाना पीना, मून का सन अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाना, अर्थ का सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, ठीक है, सूर्य का रोशनी देना, मतलब दुनिया का हर जो भी आप फिनोमिना देखते हैं लगभग लगभग सभी फिजिक्स से रिलेट करते हैं, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ऐसे ऐसे फिनोमिना जो आपके जनरल सेंसेस के द्वारा समझे जा सकते हैं, इजीली समझ में आ सकते हैं, उसको हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो जनरली थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं फिजिक्स है क्या एक्चुअली, ठीक है। फिजिक्स की बात करें तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। फिजिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है नेचर। नेचर का मतलब समझ में आया, मतलब हम जनरल बिहेवियर और मतलब किसी पार्टिकल के नेचर के बारे में बात कर रहे हैं कि का पार्टिकल का नेचर क्या हो सकता है। जैसे पार्टिकल अभी रेस्ट में है, ठीक है, या फिर वो मोशन में है, या वो मोमेंटम कर रहा है, या उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, ये सारी चीजें जो है उसके नेचर है, और उसके नेचर के बारे में बात करना ही क्या होता है, फिजिक्स होता है। और फिजिक्स का मीनिंग ही क्या है, नेचर, ठीक है। तो इसकी जनरल डेफिनेशन क्या, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ बेसिक लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। नेचर के जो बेसिक लॉज हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि कोई भी लॉ जनरेट कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, तो उसको मैंने फिजिक्स में हमने नाम दिया है साइंटिफिक मेथड्स एंड थ्योरी, ठीक है। कि किसी भी लॉ को जनरेट करने के लिए, किसी भी लॉ को बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, कैसे वो लॉ बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब यदि मुझे किसी भी फिनोमिना का लॉ देना है, किसी फिनोमिना से रिलेटेड कोई लॉ जनरेट करना है, बनाना है, या किसी पुराने लॉ को ओवरकम करके कुछ उसमें नया डालना है, या उस लॉ को गलत साबित करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे। सपोज करिए मेरे हाथ में एक बॉल है, ठीक है, उस बॉल को मैं ऐसे छोड़ता हूँ, नीचे जाती है। या फिर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में जब प्रकृति बनी और मानव सभ्यता का उदय हुआ, तब लोग यदि बात करें तो उन्होंने बोला, हमने देखा कि भाई सन पहले ईस्ट में होता है, धीरे धीरे घूमकर कहाँ जाता है, वेस्ट में आ जाता है, ठीक है। मतलब सन घूम रहा है, एक लॉ जनरेट हुआ, किसी ने कहा कि भाई सन जो है घूम रहा है, ठीक है। लेकिन धीरे 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 जब हमने आगे देखा तो क्या साबित हुआ कि भाई सन नहीं घूम रहा है, पृथ्वी सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। इवन पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड जो है कहीं ना कहीं रोटेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थ्योरी चेंज हुई। कैसे चेंज हुई, तो सबसे पहले हमने क्या किया होगा, लार्ज नंबर ऑफ सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, ठीक है, देखा होगा चारों तरफ से, ठीक है। अभी मैंने बॉल के बारे में बताया कि बॉल को मैंने ऐसे पकड़ा, वो नीचे जा रही है, ठीक है। या फिर हमने देखा कि रेनबो बन रहा है, ठीक है। या फिर हमने देखा और बहुत सारे कोई भी जो लॉ, जैसे पानी की बूंद नीचे गिरती है,
या फिर हमने पकड़ा कि भाई एक बॉल रखी है प्लेन सरफेस के ऊपर, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, हमने देखा कि वो खड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैंने उसके सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस तरफ, तो बॉल कहाँ जाएगी, इस तरफ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि जब हम उसको राइट साइड में टिल्ट करेंगे तो बॉल नीचे की तरफ जाएगी, है ना, लेफ्ट से राइट जाएगी। लेकिन फिर मैंने इसको सीधा कर दिया और उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया, तो बॉडी जो है या बॉल जो है वो क्या हो जाएगी, रेस्ट में रहेगी। लेकिन फिर मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो वो लेफ्ट की तरफ चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि बॉडी को थोड़ा सा इंक्लिनेशन देने पर बॉडी जिस तरफ झुकी होती है ना, उसी तरफ जो है बॉल आगे की तरफ बढ़ेगी, है ना। यदि मैं राइट की तरफ टिल्ट करूंगा तो लेफ्ट टू राइट बॉल जाएगी, और लेफ्ट की तरफ टिल्ट करूंगा तो राइट टू लेफ्ट जाएगी बॉल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर बहुत सारे कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन किए, उस ऑब्जर्वेशन को हमने समझा और फिर उसके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात करें तो जनरली हम बात करें प्रकृति में पानी भाप बनकर उड़ता है, इवापोरेशन होता है, ठीक है, इवापोरेशन होता है और फिर पानी गिरता है गर्मियों के बाद बारिश में, ठीक है। कैसे होता है इसको हम समझना चाहें कहाँ पर, लेबोरेटरी में। जब हम इसको लेबोरेटरी में समझते हैं तो उस तरह के जब हम बहुत सारे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे करेंगे भाई, हमने एक पतीली लिया, उसको बर्नर के ऊपर रखा, उसमें आग जलाई, तो हमने क्या देखा, पानी जो है एवोपरेट होने लग गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पानी एवोपरेट होते दिख रहा है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ऊपर से हमने कोई भी दूसरा बर्तन ऐसे थोड़ा सा ऊपर रख लिया, तो हम थोड़ी देर बाद क्या देखेंगे, कंडेंसेशन होने लगेगा, पानी बूंद बूंद बनकर नीचे की तरफ आने लगेगा। मतलब जब भाप ठंडी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, पानी की बूंद में कन्वर्ट होगा और ये पानी की बूंद वापस नीचे की तरफ गिरने लगेगी। मतलब हमने यहाँ क्या किया, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किए, जिससे हमें समझ में आया कि भाई ये फिनोमिना होता कैसे, ठीक है। तो इस तरह के जब हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर तीसरा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। फिर हम कुछ रीजन जनरेट करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज हम जनरेट करते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रकरण हुआ होगा, और हम इसको समझते हैं और समझाते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या है, मतलब जो भी फिनोमिना के बारे में हमने ऑब्जर्वेशन किया, देन एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके हमने रीजनिंग निकाले, उसके बाद हम कुछ मैथमेटिकली उसका कोई फॉर्मूला जनरेट करें, या हम मैथमेटिकली उसके बारे में कोई एक्सपेरिमेंट को समझाएं, तो उसे बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। जैसे हम बात करें कि भाई हमने एक फॉर्मूला देखा था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। उसमें हम क्या जनरली फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं कि भाई एक बॉल है मेरे पास, ठीक है, उस बॉल को मैं ऐसे फेंक रहा हूँ नीचे की तरफ, यहाँ से फेंका, फिर मैंने यहाँ से फेंका, फिर और ऊपर से फेंका, मैंने अलग अलग जगह से उसको फेंक के देखा, तो हमने देखा कि भाई हर बॉल को हर अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम लग रहा है, ठीक है, अलग अलग टाइम लग रहा है। लेकिन क्या मैं इसे किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से फाइनली लिख सकता हूँ कि भाई जब भी मैं ऐसा करूंगा तो इसका ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। यदि मैं देखूंगा तो भाई v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है, हमने 10th में देखा है। मतलब एक्सेलरेशन जो हमने पढ़ा था v माइनस यू डिवाइड बाई टी होता है। टी को शिफ्ट करके यदि मैं v माइनस यू डिवाइड बाई टी लिख दूँ और हर बार यहाँ पर कुछ वैल्यूज पुट कर दूँ तो मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन करना है कि जब भी हम बॉल को ऊपर से छोड़ते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है, 0 होती है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होती है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। तो यदि v माइनस यू में मैंने u पुट कर दिया 0, तो मेरे को क्या मिल गया, v डिवाइड बाई टी मिल गया, ठीक है, v डिवाइड बाई a मिल गया। और a क्या है हमारा यहाँ पर, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशन मतलब g है, ठीक है। तो यदि मैं g की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं और फाइनल वेलोसिटी पुट कर दूं यहाँ पर, तो हर बार उसका टाइम निकल सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने इस फिनोमिना को एक फॉर्मूले के द्वारा समझा दिया कि हर बार यदि मैं फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर डाल दूं तो और यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो मुझे मालूम होती है, वो मैं लगातार पुट करते जाऊंगा तो मुझे क्या मिलती जाएगी, अगली आगे की वैल्यूज मिलती जाएगी। इसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि हमने उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन, ठीक है। जब ये सारी चीजें हो जाएं तो उसका हमने एक थ्योरेटिकल प्रिडिक्शन किया कि भाई ये लॉ कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और छठवां हमने देखा वेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ थ्योरी। मतलब जो पुराना लॉ था, यदि कोई पुराना लॉ है तो उसमें कुछ मैंने मॉडिफिकेशन कर दिया,
बाय दी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन कि भाई ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता होगा, ठीक है। और उसको भी हमने प्रमाणित कर दिया, कैसे, कुछ क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव रीजनिंग देकर और उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाकर, ठीक है। इस तरह से कोई भी लॉ जनरेट होता है। तो ये हो गई हमारी साइंटिफिकल मेथड। उससे पहले हमने क्या समझा भाई, साइंस क्या है, उसके टाइप्स समझे हमने, बायोलॉजिकल साइंस के बारे में समझा, फिजिकल साइंस के बारे में समझा, और फिजिक्स को हमने समझा कि होता क्या है, ठीक है, और साइंटिफिक मेथड्स को समझा, ठीक है।